आज के इस दौर में कोई घर ऐसा बिल्कुल नहीं है जिस घर में लड़ाई झगड़े ना होते हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई लड़ाई झगड़े में अपने आदमी से लड़ाई झगड़े में उस घर को ही छोड़ करके चला जाए। और जब वो छोड़ करके चला जाता है तो दोस्तों उसके बाद उस औरत को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ जो है झेलनी पड़ती हैं। और उसके बाद जो है कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी उसमें बर्बाद हो जाती हैं। आज की जो कहानी है उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि एक औरत अपने आदमी से झगड़ा करके जो है गुस्सा होकर के अपने मायके जाने लगती है। लेकिन दोस्तों उसको अपने मायके पहुँचने में तकरीबन 4 साल का वक़्त लग जाता है। और ये उसकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि उसकी किस्मत अच्छी होती है कि 4 साल के बाद वो कम से कम जो है अपने मायके पहुँच जाती है। लेकिन किस तरीके से वो पहुँचती है और आखिर 4 साल उसको अपने मायके पहुँचने में क्यों लग गए थे? दोस्तों इस कहानी को आप पूरा हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आप इस कहानी की सच्चाई को जान पाएँगे। क्योंकि ये कहानी जो है वो पूरी तरीके से सच्ची है और जो है बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जो आज की कहानी है ये कहानी है शुरू होती है दरअसल बिहार के पटना से। पटना में दोस्तों जो है एक लड़का होता है जिसका नाम आसिफ होता है। और वो आसिफ जो है अच्छी खासी कमाई करता था। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास होती है। और एक लड़की होती है सुल्ताना। सुल्ताना जो कि नेपाल के एक जिला होता है लुम्बिनी लुम्बिनी की वो रहने वाली होती है। और उसकी उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। और उसके जो पिताजी होते हैं उनका नाम हसीब होता है। और वो जो है काफ़ी देखने में खूबसूरत थी। एक दिन ऐसा होता है कि कुछ काम के सिलसिले में वो वहाँ पर जाता है लुम्बिनी में। और वहाँ पर जो है उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है। और मुलाकात होने के बाद वो मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। दोस्तों वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और वक्त बढ़ने के साथ ही उन दोनों का प्यार इतना ज्यादा परवान चढ़ जाता है कि वो दोनों लोग एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद वो लड़की सुल्ताना अपने घर से भाग जाती है और लव मैरिज जो है कोर्ट में जाकर के उस लड़के के साथ यानी कि जो आसिफ होता है उस लड़के के साथ वो लव मैरिज कर लेती है। और उसके बाद वो पटना में आराम से अपने शौहर के साथ में रहने लगती है। दोस्तों इसी दौरान वक्त जो है बीतता रहता है। और तकरीबन 4 सालों तक जो है कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है उन दोनों में। और इन 4 सालों के दौरान उन दोनों के जो है 2 बच्चे भी हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 4 सालों के बाद एक ऐसा दिन आता है कि सुल्ताना अपने आदमी आसिफ से जो है झगड़ा करती है। और झगड़ा करने के बाद वो झगड़ा इतना ज़्यादा जो है एक बड़ा रूप ले लेता है कि जिसके बाद वो जो है अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। और अपने आदमी से अपने शोहर से वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। दोस्तों उसके बाद वो जो है फ़ोन करती है अपने अब्बू को। और अपने अब्बू को जो है नेपाल में ये चीज़ बताती है कि दरअसल मैं जो है अपने घर आ रही हूँ यानी कि अपने मायके आ रही हूँ। और उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहाँ से जो है निकलती है। और ट्रेन पकड़ करके सीधा पहुँचती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बस्ती। दोस्तों बस्ती में वो जा करके उतरती है। और उतरने के बाद वहाँ से कुछ ही दूरी पर जो बस्ती में एक रोडवेज बस अड्डा होता है उसको वहाँ पर जाना होता है। और वहाँ से जो है लुम्बिनी के लिए यानी कि नेपाल के लिए वहाँ पर बस मिल जाती है। लेकिन चूंकि ट्रेन जो होती है वो काफ़ी लेट में यानी कि काफ़ी रात में पहुँची थी। तो इसलिए वो सोचती है कि आज रात यही स्टेशन पर गुजार लिया जाए। उसके बाद रोडवेज बस अड्डे पर सुबह जाएंगे और बस से जो है लुम्बिनी के लिए सफ़र करेंगे और अपने घर पहुँच जाएंगे। दोस्तों इसीलिए जो है वो दोनों बच्चों को जो साथ लेकर के गई थी तो उनको कुछ खाना खिलाती पिलाती है। और उसके बाद उनको वहीं रेलवे स्टेशन के ऊपर सुला देती है। और थोड़ी देर खुद वो बैठी रहती है। लेकिन चूंकि उसको रात जो है जाग करके काटना होता है तो इसलिए वो सोचती है कि किस तरीके से रात काटें। तभी वो इधर उधर घूमने लगती है। तभी दोस्तों एक लड़का होता है जावेद जो वहाँ पर घूम रहा होता है। और वहीं पर जो है जो रेलवे स्टेशन होता है उसी के बगल में एक जो है वेश्यावृत्ति का जहाँ पर काम होता है वो उसका दलाल था। दोस्तों वो भी वहां पर घूम रहा होता है किसी की तलाश में एक नई मुर्गी की तलाश में। तभी दोस्तों जब इसको वो देखता है तो वो जो है काफी इसको पसंद आ जाती है।
और इसके पास आकर के इससे मुलाकात करता है, बात करता है। लेकिन जो है वो जावेद की बातों में जो है इसको इतनी ज़्यादा सच्चाई नज़र आती है कि ये अपने दिल की पूरी हकीकत, पूरी कहानी जो होती है वो जावेद को बता देती है। तो उसके बाद जावेद भी सोचता है कि कहीं ना कहीं ये जो है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमको मिल गई है, यानी कि इससे काफ़ी ज़्यादा हमको फायदा होगा। दोस्तों उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम रात पूरी यहाँ पर ना बिताओ, क्योंकि अगर तुम रात यहाँ पर बिताओगी तो जो है पुलिस वाले तुमको परेशान करेंगे। तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमारी गाड़ी पर बैठ करके चलो और हम तुमको रोड फड्डे पर छोड़ देंगे, जहाँ पर तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी और उसके बाद तुम नेपाल जा सकती हो। दोस्तों उसके बाद वो राजी हो जाती है और उसकी गाड़ी पर बैठती है और रोड फड्डे के पास जाती है। लेकिन जब वहां जाती है तो पता चलता है कि दरअसल जो बस है वो सुबह के 7 बजे जाएगी। अब परेशानी जो है उसके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगी थी। उसके बाद वो जावेद कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो यहीं नजदीक ही में हमारा घर है, अगर चाहो तो रात वहां बिता सकती हो, उसके बाद सुबह मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा। तो वो राजी हो जाती है और उसके घर पर चली जाती है। और जाने के बाद दोस्तों बच्चों को कुछ खिला पिला कर सुला दिया जाता है। लेकिन जो सुल्ताना होती है वो सुल्ताना को चाय में एक नशीली दवा मिला करके जो है पिला देता है, जिसके बाद उसके थोड़ी देर के बाद बहुत ही ज्यादा नशा छा जाता है। और नशा छाने के बाद वो जावेद जो होता है, जो उसकी हबसी निगाहें होती है, जो उसने अपने अरमान सजा रखे थे, उसके साथ वो नाजायज संबंध बनाता है। और जब सुबह होती है तो जब सुबह सुल्ताना उठती है तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि जावेद ने हमारे साथ गलत किया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे कुछ भी नहीं कहती है और उसे कहती है कि आप प्लीज मुझे जो है अड्डे पर छोड़ दीजिए। तभी दोस्तों वो जावेद उससे कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम जो है एक काम करो, तुम ये वेश्यावृत्ति के धंधे में क्यों नहीं उतर जाती हो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पैसा पैदा होगा और तुम्हारी सारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगी और तुम एक बहुत ही अमीर महिला बन जाओगी और बहुत ही तुम्हारी जिंदगी में रोमांस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो इन सारी चीजों के लिए मना कर देती है। उसके बाद जावेद सोचता है कि लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी और ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद वो सख्ती से पेश आता है और सुल्ताना से कहता है कि जो है अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को खत्म कर दूंगा। दोस्तों वो बहुत ज्यादा काफी परेशान हो जाती है और चिंतित हो जाती है और उसके बाद मजबूरी में आकर के उसकी बात को मान लेती है और वो उसे ले जाकर के उस धंधे में उतार देता है और अलग से एक रूम भी उसको दिलवा देता है। और साथ में जो उसके 2 बच्चे होते हैं उन 2 बच्चों को वो अपने पास रख लेता है और उनका एडमिशन करवा देता है कि स्कूल में, क्योंकि उसकी एक ऐसी सोच थी जावेद की कि जब तक इसके दोनों बच्चे हमारे पास रहेंगे तब तक ये कहीं भी नहीं भाग पाएगी। दोस्तों वो इस तरीके से वो वहां पर जो है धंधे में उतर जाती है और अपने काम को करने लगती है, वो भी एक मजबूरी के तहत। लेकिन वहां पर जितनी भी औरतें होती हैं धंधा करवाने वाली, तो वो 3 से 4 महीने में सरकारी अस्पताल में जाकर के अपनी जांच करवाती हैं। तो जब उसको इस बारे में पता चलता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके अपने दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट का बहाना बना करके साथ में वहां पर जाती है बच्चों को लेकर के और सोचती है कि वहीं से हम निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जावेद को इस बात की जो है भनक लग जाती है और वो जा करके अस्पताल के बाहर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो जैसे इलाज करा के बाहर निकलती है भागने के लिए, तभी वो उसका हाथ पकड़ करके वो फिर से वहीं पर उसको ले आता है। उसके बाद सुल्ताना उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है और वो उसको उस काम में जो है संलग्न रखता है, व्यस्त रखता है। दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो उस काम को बखूबी करने लगती है और ये बात वो अपने अंदर सोच लेती है कि शायद अब हम जिंदगी भर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और यही सोच करके वो धंधे में उतर जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास एक कस्टमर आता है और उस कस्टमर का नाम जो है वो विश्वनाथ होता है। विश्वनाथ जब उसके पास आता है तो उसको देख करके वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये कोई अपना है, क्योंकि वो दरअसल वहीं का रहने वाला होता है, नेपाल का और लुम्बिनी जिले का ही रहने वाला होता है। उसकी बातों से सुल्ताना उसको पहचान जाती है और पहचानने के बाद उससे सारा पता पूछती है, सारी बातें पूछती है। तो वो बताता है कि हाँ मैं लुम्बिनी जिले का रहने वाला हूँ, नेपाल का। उसके बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है कुछ जोश आता है और वो अपनी पूरी हकीकत उससे बयान करती है और कहती है कि प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए और आप हमें यहाँ से निकलवा दीजिए। और उस तरीके से उसकी बात वो मान लेता है
और मानने के बाद कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें हर हाल में यहाँ से निकलवा दूंगा। और वो कहता है कि दरअसल हमारी एक बहन है यहीं पर बस्ती में, मैं उसके यहाँ जब टहलने के लिए आता हूँ तो मैं इस मोहल्ले में जरूर आता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वो जो है उसका एड्रेस ले लेता है और फिर जो है एड्रेस लेने के बाद जो उसके अब्बू का एड्रेस होता है वो ले लेता है। और लेने के बाद वो जब नेपाल जाता है अपने घर लुम्बिनी जिले में, उसके बाद वो उसके अब्बू की तलाश करता है। और तलाश करने के बाद जब उसके अब्बू का पता मिल जाता है तो उनके अब्बू से जो है उनका नंबर ले लेता है और उनसे कोई भी बात नहीं बताता है। उसके बाद उसका फिर से जब कभी आना होता है अपनी बहन के यहाँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, उसके बाद वो फिर उसी मोहल्ले में आता है। और मोहल्ले में आने के बाद वो फिर से सुल्ताना के पास जाता है और सुल्ताना के पास जाने के बाद उनसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारे अब्बू का नंबर मैं ले करके आया हूँ। उसके बाद वो नंबर अपने फ़ोन से वो मिलाता है विश्वनाथ और उसके बाद उसके अब्बू से उसकी बात कराता है। उनके अब्बू से जब उनकी बात होती है तो वो जो है फूट फूट कर रोने लगती है। और उसके बाद उधर से वो भी रो रहे होते हैं उनके अब्बू और कहते हैं कि बेटी 4 साल हो गए, 4 साल के बाद जो है तुमने फ़ोन किया है और हमने तो तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था, क्योंकि जब तुमने फ़ोन किया था कि हम मायके आ रहे हैं और तुम जब नहीं पहुंची, उसके बाद हमने तुम्हारे आदमी को फ़ोन किया था लेकिन उसने कहा कि वो हमारे लिए मर चुकी है। उसके बाद हमने कई जगह तुम्हें तलाश किया लेकिन तुम कहीं नहीं मिली, तो हम लोगों ने भी सोच लिया था कि शायद तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। दोस्तों, उसके बाद वो दोनों लोग फूट फूट कर रोते हैं। फिर वो कहता है उनके अब्बू की जो है तुम परेशान ना हो, तुम्हें हर हाल में मैं उस जगह से निकाल लूंगा। उसके बाद जो है पूरा जो है एड्रेस बताती है वो और किस तरीके से उसको निकालना है ये भी बताती है। और कहती है कि आप जल्द से जल्द आइएगा, लेकिन यहाँ पर जब कभी आना तो कस्टमर बन करके आना और किसी को ये बात साबित मत होने देना कि तुम्हारी लड़की यहाँ पर धंधा करती है। दोस्तों, उसके बाद जो है अपनी बेटी के बताए हुए सारी चीज़ों पर वो अमल करता है और एक दिन वो उसी मोहल्ले में उसी गली में आता है। आने के बाद जब वहाँ की सारी औरतें लड़कियाँ उसको देखती हैं तो बहुत ज़्यादा हंसती हैं और कहती हैं कि ये बुढ़ा यहाँ पर क्या लेने आया है। और वो उस उनके अब्बू को भी जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो करें तो क्या करें, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आए थे। वो 2 दिनों तक लगातार उस गली में टहलते रहते हैं लेकिन अब उनकी बेटी उनको नहीं मिलती है। उसके बाद वो तीसरे दिन जब उस गली में आते हैं तब उनकी बेटी उनको मिलती है और वो जो है एक दूसरे के साथ कस्टमर वाला जो है बिहेव करते हैं। और उसके बाद उनकी बेटी जो है एक कस्टमर की तरीके से उनको पकड़ करके ले जाती है कमरे में और दोनों लोग गले मिल करके जो है काफ़ी देर तक रोते रहते हैं। उसके बाद उनके अब्बू कहते हैं कि जो है चलो चलो तुम हमारे साथ यहाँ से निकल चलो। तभी जो है वो सुल्ताना जो होती है वो कहती है कि अब्बू यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, हम जैसे आपको बता रहे हैं आप वैसे कीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। उसके बाद वो बताती है अपने अब्बू से कि यहीं बगल में जो है बस्ती में जो है एक थाना है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ के दरोगा से सारी बातें बताइएगा, एक कंप्लेंट कीजिएगा, उसके बाद ही वो कुछ आगे की प्रक्रिया करेंगे तब हम यहाँ से निकल पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद वो जाते हैं थाने में और एक कंप्लेंट करते हैं, दरोगा साहब से पूरी कहानी बताते हैं। कहानी सुनने के बाद दोस्तों दरोगा साहब भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो तुरंत जो है उठ करके उनको साथ में ले करके वहाँ पर रेड मार देते हैं। रेड मारने के बाद उनको जो है सुल्ताना तो वहाँ पर मिल जाती है, सुल्ताना को वो वहाँ से ले आते हैं और उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं। लेकिन सुल्ताना जो है उन दरोगा साहब से रिक्वेस्ट करती है कि न जाने उसमें और कितनी ऐसी महिलाएं हैं, कितनी ऐसी इतनी जो है ऐसी औरतें हैं जो वहाँ से निकलना चाहती हैं और वो चंगुल में फंसी हुई हैं हमारी ही तरह, लेकिन वो नहीं जो है निकल पा रही हैं। हमको तो अभी 4 साल ही हुआ है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और वो वहाँ से निकलना चाहती हैं, लेकिन वो इस धंधे से जो है निकल नहीं पा रही हैं। तो दरोगा साहब उनको आश्वासन दिलाते हैं सुल्ताना को और कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, जितनी भी लोग हैं उन सभी को हम निकाल लेंगे। उसके बाद वो दोबारा रेड डालते हैं और रेड डालने के बाद जो भी उसमें औरतें इस तरीके के धंधे में फंसी होती हैं, गलत तरीके से फंसाई गई होती हैं, उनको वो निकाल लेते हैं। और सुल्ताना की तहरीर पर ही उसने जिसने जो है उसको फंसवाया था, यानी कि जसीम जो एक लड़का था जो उसको जिसने उसको फंसवाया था, दोस्तों उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद पुलिस चार्जशीट लगाती है और जो है मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद उसको जो है सजा हो जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो है वो सुल्ताना जो होती है वो अपने अब्बू के साथ नेपाल के लुम्बिनी जिले में यानी कि अपने मायके चली जाती है और आज की डेट में वो अपने अब्बू के साथ में ही रह रही है।
दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी औरत को अपने आदमी से झगड़ा करके घर से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा और जो है मियाँ बीवी ये सब एक ही चीज़ है। दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, न तो किसी को ठेस पहुँचाना है। समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उससे सिर्फ आपको सीख दिलाना है। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बखैर।